हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत एजुकेशन सब्जेक्ट में एक टॉपिक हमने लिया है निर्देशन की प्रकृति यानी नेचर ऑफ गाइडेंस। इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो निर्देशन की प्रकृति को समझने के लिए हमने 11 प्रमुख बिंदु लिए हैं और उस पर एक एक करके चर्चा करते हैं, जिसके द्वारा हम निर्देशन की प्रकृति को समझ सकते हैं कि आखिर निर्देशन की प्रकृति किस तरह की होती है। सबसे पहली बात कि निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि जीवन की प्रत्येक अवस्था में प्रभावी रूप से निर्देशन की आवश्यकता होती है और किसी भी बालक या बालिका के व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन में निर्देशन एक महती भूमिका निभाती है। निर्देशन की प्रक्रिया, अगर हम निर्देशन के दूसरे बिंदु पर बात करें प्रकृति के बारे में, तो निर्देशन स्वयं में एक शिक्षा है। सभी शिक्षा शास्त्री मानते हैं कि निर्देशन में व्यक्ति स्वयं को समझता है, जानता है, पहचानता है, यानी आत्मबोध हो जाता है व्यक्ति को स्वयं को जानना, स्वयं को समझना, स्वयं को पहचान लेना। आप जितना अधिक स्वयं को जानते हैं तो अपनी क्षमताओं को, अपने आत्मज्ञान को भी आप जानते हैं। इसलिए निर्देशन क्या है? निर्देशन स्वयं में अपने आप में ही एक शिक्षा है, क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति को स्वयं को समझने में सहायता देती है। इसके अतिरिक्त निर्देशन व्यक्ति की क्षमताओं को पहचानने में उसकी सहायता करती है और अपनी क्षमताओं को प्रकट करने में, बाहरी संसार के सामने प्रकट करने में भी योगदान देती है। निर्देशन के द्वारा समुदाय का व्यवहारवादी सदस्य भी एक व्यक्ति को बनाया जाता है, अर्थात निर्देशन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को समाज का व्यवहारवादी सदस्य बनाती है। अगला बिंदु है निर्देशन एक वैयक्तिक सहायता है, अर्थात निर्देशन क्या है? निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समाज का व्यवहारवादी सदस्य बन जाता है और इसका केंद्र बिंदु क्या होता है? व्यक्ति होता है। इसमें मुख्य रूप से दो व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति निर्देशन देने वाला, जिसे कहा जाता है उपबोधक, और एक व्यक्ति वह होता है जो निर्देशन को ग्रहण करता है। ठीक है, तो इस तरह से निर्देशन का जो केंद्र बिंदु होता है वो व्यक्ति को माना गया है। चौथा जो पॉइंट है कि निर्देशन का क्षेत्र व्यापक है। निर्देशन की प्रकृति में चौथा पॉइंट है निर्देशन का क्षेत्र व्यापक है। इसमें लिंग और आयु, यानी कोई बालक है या बालिका है, पुरुष है या स्त्री है, इस आधार पर, लैंगिक आधार पर निर्देशन में कभी भी भेदभाव नहीं किया जाता है कि वह स्त्री है उसको निर्देशन नहीं दे सकते, या वह पुरुष है उसको निर्देशन नहीं दे सकते, वो बालक है बालिका है, वो छोटा है या बड़ा है। नहीं, इससे कुछ भी लेना देना नहीं है कि निर्देशन में लैंगिक जो भेदभाव होता है सभी जगह, लैंगिक भेदभाव की स्थिति निर्देशन में नहीं पाई जाती। दूसरी, निर्देशन में आयु की भी कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि किस आयु के व्यक्ति को निर्देशन दिया जाए और किस आयु के व्यक्ति को निर्देशन नहीं दिया जाए। निर्देशन में शैक्षिक योग्यता का भी कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि शिक्षित व्यक्ति को निर्देशन दिया जाए, अशिक्षित को ना दिया जाए, अनपढ़ को ना दिया जाए। नहीं, ऐसे कोई भी बाउंडेशन नहीं है निर्देशन में। निर्देशन में किसी भी प्रकार का धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, वस्त्र, वेशभूषा, भोजन, संप्रदाय, स्थान, लैंगिक आधार या आयु के आधार पर या किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के आधार पर या उसके पद के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं किया जाता है। इन विभिन्न आधारों पर लैंगिक भेदभाव, विशेष रूप से लैंगिक भेदभाव और आयु के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाता। लेकिन किसी भी आधार को आप मान सकते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, तो इनके आधार पर भी लैंगिक भेदभाव नहीं किया जाता।
लैंगिक, बार बार शब्द ये आ रहा है क्योंकि विशेष रूप से इस आधार पर लोगों में ज्यादा भेदभाव किया जाता है। और आयु के आधार पर भी कुछ लोग क्या करते हैं, निर्देशन को ऐसी प्रक्रिया मान लेते हैं कि इस आयु को नहीं दे सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। निर्देशन में आयु का भी कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, यानी निर्देशन का क्षेत्र जो है, मैं कहने का आशय सिर्फ इतना है कि निर्देशन का जो क्षेत्र है वो क्या है, बहुत व्यापक है, ब्रॉड, और इसमें सही दिशा और समाधान में सहायता की जाती है एक व्यक्ति की। ये एक महत्वपूर्ण बात है। 5वां पॉइंट है आत्मनिर्देशन की योग्यता का विकास। इसमें व्यक्ति में स्वनिर्देश की योग्यता का विकास किया जाता है, यानी व्यक्ति को इस तरह से योग्य बनाया जाता है कि व्यक्ति को किसी के निर्देशन की आवश्यकता नहीं पड़े। सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वनिर्देश, अपने आप को निर्देश देने योग्य बनाना, और निर्देशन हेतु आत्मनिर्भर बनाना, यानी दूसरों पे डिपेंडेंसी खत्म। चाहे वो शारीरिक निर्देशन हो, चाहे मानसिक निर्देशन हो, चाहे आर्थिक निर्देशन हो, या किसी भी प्रकार का टॉपिक हो, उस पर निर्देशन दिया जा रहा हो। हर प्रकार के निर्देशन में व्यक्ति की योग्यता और क्षमता को विकसित करते हुए, उसे स्वनिर्देश देते हुए आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है। शिक्षा का उद्देश्य ही है व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना, हर प्रकार की आत्मनिर्भरता। ऐसा नहीं कि केवल एक शैक्षिक योग्यता में, नहीं, सभी प्रकार के क्षेत्रों में व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का दायित्व शिक्षा के द्वारा किया जाता है। और निर्देशन में व्यक्ति को स्वनिर्देश या अपने आप में निर्देशन की योग्यता और क्षमता को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। 6वां बिंदु है व्यक्ति केंद्रित सेवा। इसमें व्यक्ति को विकास का आधार माना जाता है, और इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि केंद्र बिंदु क्या होता है, व्यक्ति होता है इस निर्देशन में। तो यहां पर दो व्यक्ति होते हैं, एक निर्देशन देने वाला और एक निर्देशन लेने वाला। इसलिए यहां पर व्यक्ति के ऊपर निर्देशन को आधारित किया जाता है, उसके विकास को आधारित किया जाता है। अगला पॉइंट है प्रशिक्षित कार्य। निर्देशन क्या है, निर्देशन की प्रकृति प्रशिक्षित कार्य जैसी है, क्योंकि इसके लिए कौशल युक्त प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है, और प्रशिक्षण तकनीकों की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है निर्देशन थोपा नहीं जाता है। निर्देशन की प्रक्रिया में निर्देश देने वाला और निर्देश ग्रहण करने वाला दोनों ही व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं, पूर्णतया स्वतंत्र। आप दूसरे को सलाह दे सकते हैं, लेकिन उस सलाह को मानना या ना मानना दूसरे व्यक्ति की निष्ठा पर निर्भर है कि वो आपकी सलाह मानता है कि नहीं मानता है, वो आपको सुनता है कि नहीं सुनता है, क्योंकि वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। वो कोई आपका गुलाम नहीं है कि आपकी बात को सुने भी और अप्लाई भी करे। ठीक है, तो निर्देशन को किसी भी तरह से थोपा नहीं जा सकता। निर्देशन अनुदेशन से भिन्न होता है, ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि निर्देशन में कौशल विकास, विषय वस्तु पर एकाधिकार नहीं रखा जाता है, नहीं होता है। निर्देशन अनुदेशन से भिन्न होता है क्योंकि इसमें कौशल विकास और विषय वस्तु पर एकाधिकार नहीं रखा जाता है, नहीं शब्द है। अगला पॉइंट है क्षमताओं का विकास। निर्देशन के द्वारा व्यक्ति की स्वयं की क्षमताओं, उसकी योग्यताओं से उसी का परिचय कराया जाता है। यानी व्यक्ति को यह बताया जाता है कि तुम्हारे अंदर ये योग्यता है, तुम्हारे अंदर ये क्षमता है, तुम ये काम इस तरह से कर सकते हो। इस प्रकार का जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण किया जाता है। यानी व्यक्ति को स्वयं को जानने, समझने और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास इसके अंदर होता है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं की क्षमताओं को जानेगा, स्वयं की योग्यताओं को जानेगा, स्वयं से उसका परिचय होगा, तो व्यक्ति क्या बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। निर्देशन एक सहकारी प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार की जो भी संस्थाएं हैं उन सभी का सहयोग आवश्यक माना गया है। निर्देशन के अंतर्गत मनोवैज्ञानिकों, उपबोधकों, अभिभावकों, शिक्षकों, प्रधान अध्यापक और जो भी लोग निर्देशन की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों का सहयोग आवश्यक होता है।
तो मोटे तौर पे अपन देखें कि मुख्य रूप से निर्देशन की प्रकृति किस तरह की होती है, उसको अपन कुछ पॉइंट में समझ लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले निर्देशन एक आत्मबोध कराने वाली प्रक्रिया है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, निर्देशन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा पॉइंट, निर्देशन व्यक्ति को समायोजन अनुकूलन में सहायता करने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन व्यक्ति विशेष पर ध्यान केंद्रित करने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन सहकारिता पर आधारित एक प्रक्रिया है। तो इस तरह से निर्देशन के कितने पॉइंट बने? 5 पॉइंट। यहां पे हमने 11 पॉइंट पे चर्चा की, लेकिन हमने उनको भी शॉर्ट कर दिया, केवल 5 पॉइंट हो गए निर्देशन के। निर्देशन की प्रकृति आत्मबोध कराने वाली, निरंतर चलने वाली, समायोजन में सहायक, व्यक्ति विशेष पर ध्यान केंद्रित करने वाली और सहकारिता पर आधारित एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि निर्देशन का जो प्रभाव है वो कैसा होता है, जीवन की प्रत्येक अवस्था में ये प्रभाव दिखलाती है और व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, भौतिक रूप से समायोजन करने में, अनुकूलन करने में सहायक होती है और व्यक्ति को स्वयं को जानने, पहचानने, समझने और अपने आप को प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने और निर्णय लेने में सक्षम बनने में सहायक होती है।